आ रहा है जो कि हेज फंड की। ठीक है, ये जो टेम्पलेट है, ये एडवाइजर मतलब ये एडवाइजरी फर्म है। मैं जो भी डेटा उठाता हूँ, जो मतलब जो एडवाइजरी फर्म जैसे उनका काम हेज फंड वालों को दिखा के जो बिजनेस लेते हैं ना, मैं उन्हीं के टेम्पलेट्स उठाता हूँ। द रीजन इज कि वो एक्चुअल प्रैक्टिकल लेवल पे वही चीजें चल रही होती है। मैं कोई बुक्स वगैरह लेके नहीं आता हूँ सिखाने के लिए या फिर बताने के लिए। ये है एडवाइजरी रिस्क। ये जो फर्म है, ये इंटरनेशनल हेज फंड्स है, उनको ये फैसिलिटी देती है पूरा, कि रिपोर्टिंग की फैसिलिटी हो, अकाउंटिंग की फैसिलिटी हो, या फिर उनके पास टूल्स है उनके अपने अपने, उन टूल्स के ऊपर ये लोग अपना रेगुलेटरी रिपोर्टिंग का बिजनेस हैंडल करके देते हैं। ठीक है, ये टेम्पलेट है हेज फंड के लिए, रेगुलेटरी रिपोर्टिंग फॉर हेज फंड्स। ठीक है, तो कुछ यहाँ पर देखना कि डॉड फ्रैंक यूएस में चलता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ये क्यों आ गया बीच में। जैसे डॉड फ्रैंक एक है, उसका वॉल स्ट्रीट रिफॉर्म, पहले वॉल स्ट्रीट था तो उसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट डॉड फ्रैंक। हाँ, ओबामा में तो ये एग्जैक्टली ये जो तब हुआ था तब। एंड हेज फंड आपको भी पता है कि पूरा मेजरली पोर्शन ये लोग कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंसेस और डेरिवेटिव में ज्यादा पैसा लगा के पैसा बनाते हैं, एंड जो पैसा है पूरा कंज्यूमर का है। ये जो पूरा पैसा है वो पूरा कंज्यूमर मतलब यानी कि एक कस्टमर इन्वेस्टर बोलो या फिर कस्टमर बोलो, उनका है। तो कहीं ना कहीं उनका पैसा प्रोटेक्ट रहना चाहिए, इसलिए डॉट फ्रैंक भी रिपोर्टिंग एक बीच में आता है। बट ये क्यों आता है उसका बहुत इंपॉर्टेंस है कि क्योंकि जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर होती है, ताकि जो पैसे का यूटिलाइजेशन हो, पैसे की अच्छे से अकाउंटिंग हो, पैसा कहीं ऐसे मिसलेनियस एंटिटीज और अकाउंट को ट्रांसफर ना हो, है ना। पैसा जब भी इन्वेस्ट हो रहा है तो वो पैसा खाली हाईली मतलब जो रिस्की इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं पर्सनल, बहुत बार ऐसे होता है जैसे आप हेज फंड मैनेजर हो, आपका और मेरा रिलेशन बहुत अच्छा है, मेरी कोई रियल एस्टेट की कंपनी है, राइट, वो कंपनी तो डूबती कंपनी, फिर भी आपने वो पैसा वहां ट्रांसफर कर दिया, इन्वेस्टमेंट के लिए बोली लगा दी। ऐसा ना हो इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि डॉड फ्रैंक बीच में आता है। एंड उसको भी हमें, ये फोरम है जैसे सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ यूएस, इनको रिपोर्ट करना होता है। इनको रिपोर्ट करना, क्या रिपोर्ट करना है, पूरी डिटेल्स, हेज फंड के कैश फ्लोज, बैलेंसेस, तुमने जो अकाउंटिंग करी है वो, नेट एसेट प्राइस, जितनी भी चीजें हैं, जितना पैसा आया, कैश फ्लो आया गया, जितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जितना रिटर्न ऑफ कैपिटल टू द इन्वेस्टर हो, वो हर डिटेल्स ये इनको भी जाती है। उसके फॉर्मेट, ये मंथली देनी होती है, ये क्वार्टरली भी देनी होती है, ये ईयरली भी देनी होती है। इसलिए मंथली रिपोर्टिंग के समय भी हम लोग बहुत बिजी हो जाते हैं, क्वार्टरली रिपोर्टिंग के समय भी बहुत बिजी। क्योंकि ईयरली क्यों नहीं दे सकते उसकी वजह मैं बताता हूँ। ऐसी चीजें जहां पर पैसों का मतलब चल रहा हो तो एक ईयर में तो कुछ भी हो जाएगा। जैसे तालिबान ने अभी अफगानिस्तान को ही ग्रैब कर ले, तो एक साल कोई वेट नहीं करता। ठीक है, एक साल में, एक साल तो बहुत बार ऐसे होता है ना कि ये मैंने हेज फंड के बारे में कई बार सुना है कि ये इन्वेस्टमेंट भी आती है तो जैसे क्वार्टरली बेसिस इनको काफी सारा पैसा ऐसे फ्री मतलब रिलीज फ्री करके रखना होता है कई बार, क्वार्टरली मतलब इस तीन तीन महीने में पैसा फ्री करके रखना होता है, दिखाना होता है, रिपोर्टिंग करनी होती है, एंड फिर इन्वेस्ट करना होता है कई बार। ठीक है, भले ही ये 10 साल के लिए पैसा रेज करे, क्योंकि इनका एक टारगेट होता है ना कि मैं 10 साल के लिए पैसा ले रहा हूँ, 20 साल के लिए ले रहा हूँ, 30 साल के लिए ले रहा हूँ। कुछ कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे रियल एस्टेट में पैसा तुम फ्री नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता, जब तक माल मार्केट में मतलब फ्लैट्स या फिर जो भी स्पेस है नहीं बिकेगा, तब तक कुछ नहीं होगा उसका। बट दी अदर इंस्ट्रूमेंट लाइक डेरिवेटिव्स है, या फिर तुमने कोई कमोडिटी में कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है, तुमने कोई और जगह पर मार्केट में, एफएक्स मार्केट है, बहुत सारे मार्केट्स है, वहां जाके अपना मतलब मनी मार्केट है उसमें कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है या फिर इन्वेस्टमेंट करके रखी है, राइट। तो ये क्यों चाहिए, ताकि ये इसकी वर्थ हमेशा तुम डिस्काउंटेड रेट या फिर एक अजम्पशन के बेसिस पे नहीं चल सकते, क्योंकि इसकी अमाउंट बहुत ज्यादा होती है। एक आधा हेज फंड उठता है तो बहुत सारे बैंक्स, बहुत सारे इन्वेस्टर्स, बहुत सारी चीजें इम्पैक्ट करने लगती है। एंड ये हमने 2008 में वही हुआ, कई सारे हेज फंड हाउसेस डूब गए, इन्वेस्टमेंट बैंक्स डूब गए। तो इसलिए यूएस मतलब जो डेरिवेटिव हाउसेस थे वो काफी हद तक मतलब आउट ही होने को आए थे। रिसेंट वाला एग्जांपल भी अपने पास ये है कि डॉज बैंक जो था, उसका भी हाल क्या, दो आई थिंक 2016-17 में उन्होंने कई सारे डेरिवेटिव डोमेन ही बंद कर दिया, भैया हमें डेरिवेटिव में रहना ही नहीं है बोल के। ठीक है, हाँ। तो ये कई सारी ऐसी चीजें हैं। तो ये रिपोर्टिंग मतलब एक डॉट फ्रैंक भी आता है, अगर इंटरव्यू में भी कोई पूछा जाता है तो तुम ये भी पॉइंट रेज कर सकते हो
कि एक डॉट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत डॉट फ्रैंक भी एक है जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को, उसके तहत पूरा कंज्यूमर का डिटेल जो भी है वो रिपोर्ट होना चाहिए। दूसरा है फॉर्म नंबर पीएफ। पीएफ का मतलब प्रोविडेंट फंड नहीं है, प्राइवेट फंड्स। जितने भी प्राइवेट फंड्स उसमें तुम्हें प्राइवेट इक्विटी आया और कोई अगर तुमने फंड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एक्ट के तहत कोई भी अगर तुमने फंड रेज किया हुआ है वो फंड्स भी आए और हेज फंड्स भी आए, इन सबको रिपोर्टिंग करना होता है। वो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है, उनको रिपोर्टिंग करना है। अभी रिपोर्टिंग के लिए नीचे फॉर्मेट्स भी है, बट वो भी अपन देखेंगे धीरे धीरे। फिर उसके बाद बहुत सारे, जैसे कि अभी हेज फंड की अगर हम बात करते हैं तो हेज फंड में मतलब एक सिक्योरिटी एक ही नहीं होता है ना। सिक्योरिटी में क्या क्या होगा, उसमें कमोडिटी में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं हम लोग, हम इक्विटीज में भी करते हैं, हम फिक्स्ड इनकम में भी करते हैं। अभी फिक्स्ड इनकम में तुमने कहा था इंस्ट्रूमेंट, मुझे बताओ कि क्या क्या आते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थोड़ी डिटेल्स। हाँ ठीक है ना। अभी आया, अभी 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 टॉपिक आया है तो मैं कवर कर लेता हूँ वो बीच में, है ना। जैसे फिक्स्ड इनकम में हुआ तुम्हारा एक तो प्रेफरेंस इक्विटी हुआ, राइट। प्रेफरेंस शेयर्स कहो इसको। ये भी इसका, जैसे हम प्राइवेट इक्विटी के थ्रू या फिर जाते हैं तो ये मिनिमम 8% के रिटर्न एक्सपेक्ट करते ही करते हैं, मिनिमम। जहां पर भी तुम्हें कुछ फिक्स्ड मिल रहा है तो उसको हम फिक्स्ड इनकम कहते हैं, ठीक है। प्रेफरेंस इक्विटी के लिए अलग अलग कंट्री के अलग अलग नॉर्म्स तुम्हें मिलेंगे। इंडिया में 8% का हम एक्सपेक्ट करते हैं और है भी, जैसे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट स्पेस। बट ये मैंने 8% यूएस यूके हर जगह पर मैंने मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स में देखा है। प्रेफर्ड रिटर्न जो होते हैं एटलीस्ट मिनिमम दे एक्सपेक्ट कि भाई 8% तो दे दो। बाकी जो बचेगा हम उसको 20-80 के तहत हम ले लेंगे, मतलब 20% मैनेजर रख लेगा, 80% जो वैल्यू बचेगी वो इन्वेस्टर को जाएगी। बॉन्ड्स भी है, बॉन्ड्स के अलग अलग टाइप्स भी तुम्हें दिखेंगे, जैसे जीरो कूपन बॉन्ड्स है, कन्वर्टिबल बॉन्ड्स है, रिडीमेबल बॉन्ड्स है, राइट। ये सब भी उसमें तुम्हें टाइप्स दिखेंगे, उसके थ्रू ये ट्रेड्स होते हैं। कन्वर्टिबल है तो उसका इक्विटी में कन्वर्जन होता है। इसके लिए कॉर्पोरेट एक्शन बीच में आता है। जब मैंने तुम्हें पढ़ा बताया था कि वो अगर कोई कन्वर्टिबल बॉन्ड है तो सिर्फ हम कन्वर्ट कर रहे हैं इक्विटी में, बट उसकी वैल्यू कुछ अफेक्ट नहीं होगी, जितनी बॉन्ड की वैल्यू थी उतनी इक्विटी में दिखेगी, है ना। बट उसका एक समय होता है। जीरो कूपन है तो कूपन की एक वैल्यू होती है। जैसे मैं अभी बॉन्ड दे रहा हूँ तो उसके उसके ऊपर मैं कूपन तुम्हें क्वार्टरली मिलेगा या एश्योर कर रहा हूँ, तो वो भी एक फिक्स्ड हुआ ना। कूपन की वैल्यू 2%, 3%, ये कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती। ये जो बॉन्ड की वैल्यू है दैट इज डिपेंड्स ऑन द इश्यूअर्स कि उनको कितना रखना है। बट अगर इसमें भी तुम्हें दो चीजें दिखेगी, अगर बॉन्ड्स है उसमें जो इंटरेस्ट पेमेंट जो जाएगा, फ्लोटिंग एक होता है ना, दूसरा होता है फिक्स्ड। फ्लोटिंग है विच मीन्स दैट इज लिंक्ड विद द मार्केट और सेंट्रल बैंक पॉलिसीज ऑफ ईच एंड एवरी कंट्री। जैसे अगर यूके की बात करूं तो बैंक ऑफ इंग्लैंड है, बैंक ऑफ यूएस है जो रेट ये पूरे डिफाइन करता है। अभी तो चला गया, अभी वो चला गया, वो नहीं है। अभी वो रिस्क फ्री रेट रहेगा तुम्हें, ठीक है। अभी उसको सब इन्होंने रिप्लेस कर दिया। हाँ तो ये रिस्क फ्री रेट आएगा, बट ये रेट भी सेंट्रल बैंक के डिफाइन करते हैं, ठीक है। ओवरनाइट के रेट्स, मतलब ओवरनाइट पे रेट्स डिफाइन होते हैं इन प्रोडक्ट्स के एंड वो अप्लाई होते हैं। उसमें भी एक दिया गया कि जो एक आरएफआर रहेगा, एक बेस रेट रहेगा। बेस रेट होता है कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट ऑफ लोन हुआ या फिर कॉस्ट ऑफ जो भी चीजें जिस इसकी होती है, बाकी जितना भी ऊपर से रहेगा वो मार्केट रेट, मतलब उस प्रोडक्ट का मार्केट में क्या डिमांड है, वो रेट वो रेट डिफाइन करने का काम जो है सेंट्रल बैंक्स का है। बाकी जो बेस रेट रहेगा वो हर एक के लिए सेम ही रहेगा, क्योंकि वो कॉस्ट है लोन का या फिर जो डेट इंस्ट्रूमेंट है उनका, उतना दोनों का एडिशन मिलके पे करते हैं अपन। हाँ एग्जैक्टली। देन इसके बाद आएगा तुम्हारा डिबेंचर्स भी है।
ये जैसे बॉन्ड के जैसे ही काम करता है ये, ठीक है। बट डिबेंचर जैसे बॉन्ड्स ज्यादा रिस्की होते हैं, इवन डिबेंचर्स भी रिस्की होते हैं। अगर डिफॉल्ट हो जाता है काउंटर पार्ट तो कुछ नहीं मिलता है, तो इसलिए बट ये दोनों रिस्की इंस्ट्रूमेंट है, बट दोनों दोनों भी तगड़ा इंटरेस्ट पेमेंट चार्ज करते हैं, ताकि जब ज्यादा रिस्की अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है तो उसके ऊपर हम हमेशा ज्यादा रिटर्न भी चाहते हैं, ताकि वो अर्ली रिकवरी मिले। बाद में अगर वो गया तो गया भाड़ में, ऐसा सीन है। देन उसके बाद सबसे मतलब अभी बड़ा मार्केट जिसका दिखता है वो है तुम्हारा फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही लोन सिंडिकेशन का भी है। अभी इसमें इंस्ट्रूमेंट्स जो आते हैं वो टर्म लोन्स भी होते हैं, बट वो बिजनेस टर्म लोन्स होते हैं। उसमें कई सारे क्लास दिखेंगे, जैसे सीनियर लोन ए बी सी डी ऐसे। ट्रांचेस, हाँ एग्जैक्टली, वो ट्रांचेस बोलो। फिक्स्ड इनकम की पार्ट है इसके ऊपर। जहां पर भी मैंने बोला, देखो जहां पर भी तुम्हें कुछ ऐसे फिक्स्ड फिक्स्ड पैसा जिस पे तुम्हें मिल रहा है ना, फिक्स्ड, तो वो पूरा फिक्स्ड इनकम के अंडर कैटेगरी बनेगा उसका। सीएलओ भी वही पार्ट है। जो सीएलओ हम कोलैटरलाइज एक लोन ऑब्लिगेशन साइन करते हैं, उसके ऊपर हम फिक्स्ड या फिर वेरिएबल दोनों ही चीजें दे रहे हैं, है ना, मार्केट में जो चल रहा है। एंड उसको एक इंटरेस्ट पेमेंट से डिफाइन करे कि भाई इतना इंटरेस्ट पेमेंट तुम्हें मिलेगा, प्रिंसिपल भी दे दो और ये इंटरेस्ट पेमेंट तुम्हें मिलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। सीडीओ भी है, डेट ऑब्लिगेशंस, बट वो एबीएस, उसमें एबीएस एमबीएस आते हैं। अभी ईबीएस एमबीएस या फिर उसमें भी रेसिडेंशियल मॉर्गेज बैकएंड सिक्योरिटीज आया, आरएमबीएस, कमर्शियल बैकएंड मॉर्गेज, मॉर्गेज बैकएंड सिक्योरिटीज वो भी आया। जैसे कि कमर्शियल प्रॉपर्टीज है, जितने भी लोन बैंकों ने दिया हुआ था उसको ट्रांचेस में कन्वर्ट करेंगे एंड वो बेच देंगे भी, किसी और को पैसा रेज करेंगे। जैसे एसेट बैकएंड में जितने भी लोन्स होते हैं अलग अलग, पर्सनल लोन हुआ। अभी होता कैसे, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर कोई पूछे, अगर पता नहीं पता है तो ठीक, पता है इसके बारे में या फिर एक एग्जांपल दे दूं मैं, ये बीएस एमबीएस के बारे में। ठीक है, लिव इट। ठीक है, तो ये इंस्ट्रूमेंट भी आए उसमें। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर एक मतलब जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बोलूँ तो एफडी भी आती है, ठीक है, और आरडी भी। ये तो कोई पूछेगा नहीं, अगर पूछ रहा है तो फिर वो लिव इट, क्योंकि यहाँ पर भी तुम्हें इंटरेस्ट पेमेंट फिक्स मिलता है, ठीक है। तो ये पूरे कैटेगराइज होते हैं। वे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट जो रहेंगे तुम्हारे, मनी मार्केट में बिल्स होते हैं स्पेशली, जिसको ट्रेजरी बिल्स कहो, बिल ऑफ एक्सचेंज कहो, या फिर टी बिल हुआ। अभी ट्रेजरी बिल्स तो एक गवर्नमेंट इशू करता है। गवर्नमेंट को अगर लग रहा है कि कहीं पे छोटे मोटे प्रोजेक्ट के लिए पैसे चाहिए होते हैं, या फिर जितने भी गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रीज है, जितने भी मिनिस्ट्रीज है, इनको अगर पैसा लग रहा है, एंड वो पैसे की अमाउंट समझो थोड़ी सी 2000 3000 करोड़ है, उनको एक एक 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, जैसे नाइन, ये तो डेज में आता है, बिल जब भी इशू होता है तो ये डेज में निकलता है। 91 डेज, 182 डेज ऐसे निकलता है, डेज में ही निकलता है। एंड ये हमेशा डिस्काउंट पे निकलते, या फिर कभी कभार पार वैल्यू पे भी निकलते, प्रीमियम पे भी निकलते, बट ये मैटर करता है कि वो गवर्नमेंट उसी के अलॉन्ग विथ क्या फैसिलिटी दे रहा है। भाई मैं क्यों करूं, जब गवर्नमेंट दे रहा है तो उसमें कुछ रिस्क नहीं होती है, ठीक है ना। मतलब वो वोलाटाइल लिक्विड होते हैं, हाईली लिक्विड है मनी मार्केट, बट अगर कोई गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट दे रहा है एंड वो भी इंडियन गवर्नमेंट जैसा, तो थोड़ा सा स्टेबिलिटी बन जाती है, तो लोग पार्टिसिपेट भी करते हैं खरीदने के लिए। तो उसमें जब भी गवर्नमेंट कुछ बिल्स वगैरह लेके आएगा बेचने के लिए मार्केट में, तो गवर्नमेंट ये कह रहा है कि भाई मुझे 91 डेज के लिए पैसा दे दो, मैं तुम्हें जो 100 रुपए का बिल है मैं तुम्हें अभी 80 के लिए दे रहा हूँ, बट मैं मेच्योरिटी के टाइम में 100 रुपए दे दूंगा। तो ये ऐसे डिस्काउंट, पार या फिर प्रीमियम पे आते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम बिल से जो निकलते हैं वो डिस्काउंट पे ही देने होते हैं, क्योंकि कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया, मैं क्यों करूं। हाँ, लेकिन गवर्नमेंट ये कह रहा है तुम्हें कि तुम्हें टैक्स का बेनिफिट मैं तगड़ा दे रहा हूँ, मतलब दूसरे इनकम पे भी मैं टैक्स कम कर रहा हूँ तुम्हारा, चलो इसमें अगर तुम पार्टिसिपेट करते हो तो उस केस में पॉसिबिलिटी बन जाती है। बट बल्कि बिल्स जो है गवर्नमेंट ही नहीं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस भी अपने देश में बहुत सारे हैं। ये जिस जिस कंट्री में भी ये लोकल बॉडीज वगैरह होते हैं, अगर वो भी है तो वो भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो बिल्स हुआ। हाँ, लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ये जरूरी नहीं कि
गवर्नमेंट्स और गवर्नमेंट बॉडीज और कॉरपोरेशंस लेके आए। ये तो जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं ये भी लेके आते हैं। ये लेके क्यों आते हैं, अभी आपको पता होगा कि जो लेटर ऑफ इंटेंट के चक्कर में और लेटर ऑफ क्रेडिट, जो पीएनबी में स्कैंडल हुआ, या फिर लेटर ऑफ इंटेंट, ये बिल ऑफ एक्सचेंज की ही टाइप्स है। जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है ना कि मेरा बिल है जिसको मैंने कुछ परचेस किया हुआ है, उसकी वैल्यू कुछ 2 करोड़ बन रही, तो मैं बिल किसी बैंक के पास क्रेडिट वो रख रहा हूँ। मैं बैंक को बोल रहा हूँ कि ये इतने वर्थ का मैं गुड्स का बिल्स आपके पास रख रहा हूँ, मैं उसके ऊपर आपको फिक्स्ड अमाउंट भी देने के लिए रेडी हूँ, 1-2 महीने के लिए, आप मुझे कैश दो। तो ये बहुत बड़ा मार्केट है। ये बड़े बड़े कंपनी जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, या फिर और भी छोटे मोटे जो व्यापारीज होते हैं, ये बहुत मतलब ट्रेड फाइनेंस के अंडर भी आता है ये पोर्शन कुछ, तो वहां पे काम करते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू पैसा रेज करते हैं मार्केट में, एंड अपने जो डिलीवरी है उसको कंप्लीट करते हैं। अभी सेलर तो नहीं रुकेगा ना हर बार, या फिर ये सेलर के केस में भी होता है, सेलर ने कुछ गुड्स सेल कर दिए, एंड वो गुड्स उसने अभी तुम्हारा और मेरा अच्छा चल रहा है, समझो कि तुमने मुझे जान पहचान लिया और हमने 2-4 करोड़ की डील बना ली। मैंने तुम्हें कुछ 4 करोड़ का बेच दिया है, तुमने बोला कि मैं 2 महीने बाद पैसे देता हूँ, आपने वो गुड्स के तो बिल्स दे दिए मुझे, बट मैं 2 महीने वेट नहीं कर सकता, आपको अभी ना नहीं बोल सकता, बट मैं 2 महीने वेट भी नहीं करना चाहता हूँ मैं। देन आई अप्रोच टू द थर्ड पार्टी कि मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई देखो, 2 करोड़ मुझे आने वाले हैं मेरे काउंटर पार्ट से, काउंटर पार्ट अच्छा है, क्रेडिट वर्दीनेस उसका अच्छा है, रेटिंग अच्छी है, एक काम कर, 2 करोड़ के बदले मुझे तू 190 लाख अभी दे दे। ठीक है, जब वो काउंटर पार्टी देगा तो तुझे 2 लाख मिलेगा, 2 करोड़ मिलेगा, तेरा फायदा ही है। तो ऐसे भी बिल्स ये लोग मार्केट में ट्रेड करते हैं। ये समझने के लिए मतलब बहुत बड़ा नेटवर्क है ना। हाँ, बहुत सारी चीजें मार्केट में चलती है। अभी ये कौन करता है, क्या करता है, जितने भी बैंक्स होते हैं या फिर इसके एजेंट्स भी होते हैं कई बार। अभी सिटी बैंक जैसी बैंक है, ये मनी मार्केट का बहुत बड़ा बिजनेस हैंडल करती है, इंडियन मनी मार्केट का भी और वर्ल्ड की भी। सिटी बैंक, जैसे बैंक ऑफ अमेरिका है, बीएनपी पारिबास है, ये लोग बड़े ओल्ड प्लेयर्स है, मनी मार्केट में बहुत दिनों से है, इंडिया के मनी मार्केट में। तो इनको पता है कई सारी चीजें, तो ये पूरा हैंडल करते सेगमेंट। मतलब बिल्स हुए, ट्रेजरी बिल्स हुए, ये फिर जो लेटर ऑफ क्रेडिट के जैसे, ये तो ट्रेजरी बिल्स के अंदर ही आता है, ये हुआ। करेंसीज हुए अलग अलग, ये भी मनी मार्केट का ही पार्ट है, मनी मार्केट में ही पूरा ट्रेड्स होता है। इसके रिलेटेड जो करेंसीज के रिलेटेड अगर कोई डेरिवेटिव्स वगैरह हो रहा है तो ये भी इसी के अंडर आता है। ये पूरी चीजें, और भी इंस्ट्रूमेंट्स है जो मनी मार्केट में, मैं अभी मुझे याद नहीं आ रहा, बट बहुत सारी और भी है। तो वो पूरा मनी मार्केट के सेगमेंट्स में काम होता है, मनी मार्केट्स में काम होता रहता है। एंड अभी जो इक्विटी पोर्शन बचा, जो कैपिटल मार्केट में क्या आता है, कैपिटल मार्केट में दो चीजें होती है। जैसे एक होता है कि ओन इक्विटी है और दूसरा डेट इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये जो फिक्स इनकम का पार्ट पूरा दिख रहा है, ये डेट इंस्ट्रूमेंट के अंदर जाता है। एंड जो इक्विटी होगा वो तो यहाँ पे कॉमन स्टॉक वगैरह दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे ठीक है। तो ये अभी यहाँ पे देखो कि जैसे, अब ये क्यों किया, अभी इसमें भी थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी। अगर एक हेज फंड इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स में अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो हमारी रिपोर्टिंग कैसे कैसे बनेगी फिर। फिक्स्ड इनकम एक्सचेंज, फिक्स्ड इनकम का कमीशन है, यूएस में है फेडरल गवर्नमेंट का। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है इक्विटी के लिए, और इक्विटी रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं। अगर हम कोई कम्युनिटी में भी इन्वेस्ट करते हैं, कम्युनिटी का भी एक्सचेंज होता है, राइट। मनी मार्केट का है तो मनी मार्केट, जैसे बहुत सारे कंट्रीज का जो मनी मार्केट है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर काम, सॉरी, जो गवर्नमेंट आरबीआई जो होता है उसके अंडर, मतलब उसका कंट्रोल ज्यादा होता है। जैसे अपने मार्केट पे भी आरबीआई का कंट्रोल है, मतलब रिजर्व बैंक का कंट्रोल होता है मनी मार्केट पे।
तो जैसे मतलब तुम्हारी रिपोर्टिंग जो बनेगी, सेंट्रल बैंक को भी रिपोर्टिंग करनी होगी अगर तुम्हारी इन्वेस्टमेंट कुछ उन इंस्ट्रूमेंट्स में है तो, क्योंकि जो मार्केट होते हैं मैनिपुलेट ना हो तुम्हारी वजह से, इसलिए सेंट्रल बैंक को अपना डेटा चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भाई अपने इंस्ट्रूमेंट में उन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट कर दिया, कि मैनिपुलेट तो नहीं कर रहे, कहीं कुछ ऐसे फोर्स एक्टिविटी तो नहीं बन रही है। तो पूरी सर्विलेंस के लिए हमें मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में जितना भी डेटा होता है, इन्वेस्टमेंट होती है, दैट विल हैव टू रिपोर्ट टू द दैट मनी मार्केट रेगुलेटर। कैपिटल मार्केट का है तो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है यूएस का, उनको जाएगा। फिक्स्ड इनकम के लिए जो फिक्स्ड इनकम जो भी कमीशन है उनको जाएगा। कम्युनिटी एक्सचेंज के लिए कम्युनिटी एक्सचेंज कमीशन है, उनको जाएगा। जितनी भी रिपोर्टिंग बनती है, मतलब जितने भी एंटिटीज हुई है, उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स है, एंड उस इंस्ट्रूमेंट के साथ अगर हम डील करते हैं तो वो पूरा डेटा उनको जाएगा। तो रिपोर्टिंग भी वैसी ही बनती रहती है। जैसे कि अगर यहाँ पे जितने भी तुम्हें नाम दिखेंगे, यहाँ पे दिख रहा है जैसे नेशनल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, इसको भी रिपोर्ट हो रहा है। यूरोपियन यूनियन में और एक नाम तुम्हें दिख रहा है जैसे कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजर डायरेक्टिव, एक प्रिंसिपल है, एक्ट है, और इसका बॉडी, उसकी इसकी बॉडी भी है, इसको भी रिपोर्टिंग हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, कम्युनिटी पूल ऑपरेटर्स फाइल फॉर्म, ये भी है, तो इसको भी रिपोर्टिंग हो रहा है। तो जितने भी नाम हमने वहां पे देखे, वो पूरी रिपोर्टिंग ऐसे वैसे बनती जा रही है। अभी रिपोर्टिंग का महत्व तुम्हें समझ में आएगा कि मतलब जहां जिस इंस्ट्रूमेंट में हम जाके डील करने वाले हैं, वो रिपोर्टिंग पूरी उन कमीशंस, उन बॉडीज को जानी ही चाहिए। ये मंथली, ये डेली होगा, ये ईयरली होगा। एंड जब जब ये मंथली आता है तो हमारे मतलब दिन पूरे खराब हो जाते हैं, क्योंकि 15-20 दिन ऐसे होते हैं ना, कंटिन्यूअसली हम रिपोर्ट्स ऐसे प्रिपेयर करते बैठते, पूरा डेटा कोलैबोरेट, वो नीचे दिखेगा आपको कि डेटा कैसे कोलैबोरेट होता है। नहीं नहीं, अलग से टीम होती है, रिपोर्टिंग टीम अलग से होती है, वो नहीं करते बैठ देगा। यस, यस, ये टीम पूरी अलग होती है। या फिर कई बार अगर हमारे प्रोजेक्ट में वो टीम नहीं दिख रही, तो हमने कई और बाहर के लोगों को हायर किया होता है, ताकि वो लोग बनाते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते उसमें सिर्फ पूरे, फिर तुम्हें सीएस दिखेंगे, सीएफएस बंदे दिखेंगे कि जो तगड़ा इनको मतलब ज्ञान है। क्योंकि रेगुलेटरी रिपोर्टिंग, अब अगर तुम रेगुलेटर के साथ डील कर रहे हो, मतलब तुम्हें प्रोडक्ट नॉलेज तो कंप्लीट चाहिए ना, जो भी तुम मांग रहे हो डेटा, उसमें कुछ नहीं होना चाहिए, वो वेरीफाई करना है, उसको करेक्ट करना है, करेक्टिव एक्शन लेने के लिए। ऐसी है क्या? अभी उनका उनका है, बट वो एक होता है ना कि जेनेरिक व्यू, अगर तुम रिपोर्टिंग करे तो तुम्हें पता तो होना चाहिए। वो तो गलत है। फिर अगर तुम रिपोर्टिंग अगर एक रेगुलेटर को भेज रहे हो, अगर उस बंदे को पता नहीं है कि रिपोर्टिंग में क्या जा रहा है क्या नहीं, बस वो एक फॉर्म डाउनलोड कर रहा है और भेज रहा है। दूसरी चीज यहाँ पे ये क्यों हो रहा है, मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर ये सब चीजें मैन्युअली करते ना, तो ये लोग टिक नहीं पाते। बट अभी हो क्या रहा है कि जो एप्लीकेशंस बने हुए हैं, ये पूरा रिपोर्टिंग फॉर्म में, जो अभी मुझे फॉर्म चाहिए, तो ये पूरे फॉर्म में चीजें मुझे जनरेट करके भी देता है। कई सारे ऐसे टूल्स है, पूरे रिपोर्ट्स प्रिपेयर ही करके देता है, जो फॉर्म मुझे चाहिए, मुझे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है और भेज देना है, ताकि ये उनका रूटीन प्रैक्टिस हो गया है ऐसे। तो इसलिए अभी हो सकता है कि इस वजह से भी अभी मेरे मेरे टीम में भी, मैं जहाँ पे काम करता था, मैं रिपोर्टिंग हेज फंड मैनेजर को करता था डायरेक्टली। पूरा फॉर्मेट डाउनलोड होता है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ देखना है, एक वीकेंड के बैलेंसेस देखना है कि लास्ट फ्राइडे में कितने बैलेंसेस थे, और वो बना दो और भेज दो। कुछ नहीं है बाकी, हो गया रिपोर्टिंग बोलते हैं। मैंने बोला सही है भाई। और जो बंदा, एक बंदा 15-20 दिन से गलत रिपोर्ट भेज रहा है, उसको तो पता ही नहीं है कि इसमें क्या चल रहा है, फिर 15 दिन बाद एस्केलेशन आ रहा है कि अरे ये तो तुमने गलत कर दिया भाई। ऐसे मेरा मानना है कि अगर,
हेलो। ठीक है। तो ये जैसे रिपोर्टिंग्स अभी जाती कहाँ किनको किनको है, जैसे कि अगर ये है फॉर्म पीएफ जो हमने देखा ना ऊपर, जिसको ये वाला प्राइवेट फंड्स, तो ये प्राइवेट फंड मैनेजर्स रिपोर्ट टू द यूएस सिक्योरिटीज एक होता है एंड एक्सचेंज कमीशन, मतलब ये डेटा इनको जाता है। कमोडिटी पूल ऑपरेटर रिपोर्ट्स टू द यूएस, अगेन कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन, अगर तुम्हारा कमोडिटीज वगैरह का डेटा है या फिर जैसे मैंने सेगमेंट्स तुम्हें बताया कि जहां जहां हम ट्रेडिंग करते हैं तो ये डेटा उनको भी जाता है। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजर्स रिपोर्ट्स टू द रिलेवेंट नेशनल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ये इंडिया का भी है, सीसीआई जो है ना, तो वैसे तो ये उनका भी है, इनको भी डेटा जाता है। एंड देन अप्लाइज ऑल एसेट मैनेजर्स एंड इज स्टैंडर्ड टू शेयर रिस्क एंड एक्सपोजर इन्फॉर्मेशन विद द रेगुलेटर एंड इन्वेस्टर, ये भी जाता है। अभी इन्वेस्टर को भी होता है और इनको भी होता है, तो ये ऐसे तुम्हारा डेटा। हाँ जाता है ना, जितने भी है अभी एक्सचेंज सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के अंडर जितने भी लोग, जितने जितने भी अथॉरिटीज है जो जिस प्रोडक्ट के साथ तुम डील करते हो या फिर कोई मॉनिटर है, जैसे सेबी जैसी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वो भी है, तो उन सबको जाता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली हाँ, अभी नीचे देखो ये ऐसे होता है प्रोसेस। पहले तो उसकी रिक्वायरमेंट वगैरह बनती है, रिक्वायरमेंट मतलब क्या कंटेंट चाहिए, अभी ये कौन डिसाइड करता है, रेगुलेटरी करता है या फिर जो अभी ये तो ऑलरेडी डिसाइडेड है। अगर हम एक ऐसे सोचे कि ये इंडस्ट्री में रिपोर्टिंग है ही नहीं है, तो अभी इनिशियली हम रिपोर्टिंग बनाना चाहते हैं, तो उस केस में ये पूरी। हाँ एग्जैक्टली। यस, तो ये पूरा टेम्पलेट बनता है, पूरा जितनी भी चीजें मतलब उनको तुम्हें, वो दोनों उनकी टीम होती है इनकी टीम होती है, बैठ के पूरे कंटेंट निकालते हैं हर चीज, ताकि ये फॉर्मेट फिर अक्रॉस इंडस्ट्री जाता है ना, हर कोई हेज फंड वैसे ही फॉलो करेगा ना फिर, क्योंकि अलग अलग फॉर्मेट है तो उनको भी दिक्कत होगी जो ऑडिट कर रहा है वहां पे रेगुलेटर के साइड से। एंड एक्चुअली जो कमीशन वगैरह होता है क्या वो लोग नहीं करते बैठते, वो लोग भी एक थर्ड पार्टी हायर करते हैं जो सिर्फ उनको अच्छे से रिपोर्ट करे, ट्रांसपेरेंट सिस्टम। जैसे अभी गवर्नमेंट हर चीज के लिए थोड़ी ही करते बैठे, जैसे पासपोर्ट हुआ है गवर्नमेंट मिनिस्ट्री का, बट उन्होंने टीसीएस को हायर कर दिया बनाने के लिए, तो वैसे होता है वो। तो फिर इसलिए वो लोग साथ में बैठ के पूरा काम करते हैं। देन डेटा वगैरह है, मैट्रिक्स वगैरह आता है, फाइनली यहाँ पे रेगुलेटरी फाइलिंग होती है एंड देन डॉक्यूमेंट रिव्यू यहाँ पे आ रहा है। बट नीचे अपन देखेंगे कि एग्जैक्टली काम कैसे करते हैं टीम्स। जैसे कि रेगुलेटरी, अभी ये रेगुलेटरी रिपोर्टिंग है, उन वो टीम्स जैसे पोर्टफोलियो में ये पूरे टीम्स के साथ डेटा इनको जाता है पूरा, जब इनका टर्मिनल बनता है, मतलब ये लोग जब काम करते हैं तो जाके एक रिपोर्टिंग टीम के पास डेटा जाता है, या फिर एक टेम्पलेट भी, अभी बहुत सारे एप्लीकेशंस में मैंने देखा है कि डायरेक्टली जो रिपोर्ट मुझे जो फॉर्मेट चाहिए वो डायरेक्टली फॉर्मेट बन के आता है बाहर, मतलब एक एंड पे दिखता है, तो मैं वो डाउनलोड करके मैं सिर्फ वेरीफाई करते बैठता हूँ। जैसे अभी अकाउंटिंग में तुम्हारा पूरा एनएवी वगैरह ये सब डेटा मिलेगा, ऑपरेशंस में भी जो भी हमने जिस तरह की चीज़ें यूज करी ऑपरेशंस पे पूरी चीज़ें आती है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जितने भी पोर्टफोलियोज है हमारे पास अभी उनका भी डेटा होता है उसमें, कि हमने अच्छे से मेंटेन किया हुआ नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट में जो जितनी भी प्रोसेस में जब भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज में पूरे रिस्क ही रिस्क भरी होती है, तो उसके कंट्रोल्स हमारे पास है, फिर रेमेडीज है या नहीं है, वो चीज़ें भी बीच में आई। इन्वेस्टर रिलेशन पे अगर इन्वेस्टर ने कोई फाइल किया हुआ है, केस फाइल की हुई कुछ भी है ऐसा, या फिर उसको हमने कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी या फिर उसका कोई ऐसे मसला पेंडिंग है, तो वो चीज़ें भी आती है। ठीक है। टेक्नोलॉजी में जो एप्लीकेशंस वगैरह होते हैं, जो हर चीज़ जो हम यूज़ करने वाले हैं, तो वो चीज़ें भी आती है, पूरी चीज़ें हमें डिस्क्लोज करनी होती है। इवेंचुअली रेगुलेटर क्यों है इसका अगर मतलब हम जानने की कोशिश करें, तो भाई कि हम जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो प्रैक्टिस सही से होनी चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली ये पैसा इन्वेस्टर का है, तो उनका जो भी इंटरेस्ट है वो बचा के रखने का काम जो है ये रेगुलेटर का है, तो इसलिए पूरी चीज़ें वो चेक करते, पूरी चीज़ों का डेटा हमसे ले लेते हैं। एंड दूसरी चीज़ होती है जैसे कंप्लायंस, कंप्लायंस तो इंटरनल होता है बहुत बार। कंप्लायंस रिपोर्टिंग हम जो एक प्रोसेस सेटअप करते हैं, क्यों करते हैं, द रीजन इज
कि जितनी भी ये चीजें हम फॉलो कर रहे हैं इंटरनल और एक्सटर्नल प्लेटफॉर्म पे या फिर रिसोर्सेस में, जो पूरी मतलब अच्छी तरह से फॉलो हो रही या नहीं है, ये पूरा रिव्यू करने का काम जो है कंप्लायंस टीम का है। इंक्लूडिंग तुम्हारे ट्रेनिंग्स भी होते हैं, जो मैंडेटरी ट्रेनिंग्स वगैरह, ये भी हम अगर समय पे नहीं देते तो कंप्लायंस वालों का काम है। या फिर कोई भी चीज़ ऐसी हम अनइथिकल फॉलो करते हैं, जैसे कि क्लाइंट का मटेरियल खुद के इस पे, तो पूरी कंप्लायंस में आ जाती है। ये हेज फंड के लिए भी होगा, हर प्रोडक्ट के लिए होगा, जहां पर भी तुम काम करते हो। इंटरनल एक्सेलेंसी के लिए कंप्लायंस रिपोर्टिंग सेटअप कर देते हैं। ठीक है। बाकी ये तो प्रोसेस है उनकी ऐसे। मैं ये डॉक्यूमेंट तुम्हें भेज दूंगा, तुम्हारे पास रहेगा, पढ़ लेना कभी भी। उसमें कुछ बहुत इजी करके उन्होंने दिया हुआ है, 2 ही पेजेस है, ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें। ये उन्होंने क्लाइंट के रिप्रेजेंट, मतलब क्लाइंट को कैसे प्रेजेंट करना है ना, उसके हिसाब से उन्होंने बनाया हुआ है। ये तुम, हाँ, ये पढ़ लेना। ये फॉर्म्स मतलब जो रेगुलेटर को चाहिए होते हैं ना, जैसे, हाँ, तो जैसे ये फॉर्म की सीरीज वगैरह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना। ये हमने कवर किया हुआ है, बट उन्होंने थोड़ा सा इकट्ठा करके दिया हुआ है ये पूरा, है ना। जैसे कि एस, उसमें भी कैसे होता है ना कि तुम्हारी एसेट जो है, अंडर एसेट मैनेजमेंट जो है, उसके स्लैब के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कौन सा टेम्पलेट यूज करने वाले हो, क्या यूज करने वाले हो, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। ये पूरी चीजें यहाँ पे दी हुई है। जैसे कि यहाँ पे दिया ग्रेटर देन $150 million, उसके लिए रिक्वायरमेंट दी गई है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये देखो। ठीक है। तो उसके हिसाब से क्लासेस बनाए गए हैं, तो उसके हिसाब से उन्होंने ये रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट उसको दी गई है, तो ये पढ़ लेना। हाँ, मतलब उसी के हिसाब से है जो रिक्वायर्ड। जैसा जितना पैसा यहाँ पे दिया हुआ है, लार्ज, मीडियम और स्मॉल कैप, जैसे उसके लिए जो सेक्शंस बनाए गए हैं, तो सेक्शंस मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन या फिर जो भी एक्स्ट्रा जो चाहिए होता है, तो स्लैब जैसे बनते हैं उसके हिसाब से। एंड यहाँ पे दिया हुआ है, देखो कि रिपोर्टिंग कैसे बन रही है। ये डेज फाइलिंग फ्रीक्वेंसी जो है 60 डेज क्वार्टर में, मतलब यहाँ पे हो रहा है कि 2 महीने में एक बार रिपोर्ट बन रही है। अगर तुम्हारा 5 बिलियन के अगर ज़्यादा ऊपर हो रहा है तो यहाँ पर 1 1 बिलियन टू 5 बिलियन के बीच अगर अमाउंट बन रही है, तो ये सेक्शंस भी है अलॉन्ग विद दैट 60 डेज अगेन इनका। एंड देन स्मॉल है कोई, तो एनुअली एक बार, या फिर 120 डेज फ्रॉम द फिजिकल ईयर एंड अगर करता है तो भी चलता है। ये टेम्पलेट तुम्हें हेल्प करेगा काफ़ी ज़्यादा। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, मैंने खुद पढ़ी है 2 3 बार उसमें। मैं फॉलो करता हूँ बहुत दिनों से इन लोगों को। ये भी नए लोग मार्केट में, मतलब एडवाइजर्स वगैरह इनके पास। ठीक है, तो ये रेगुलेटरी का है, तो आप एक बार पढ़ लेना इसको। ये प्रैक्टिकल लेवल पे जो चीज़ें चलती है वही चीज़ें उसमें। जैसे कि वो लोग अभी सिस्टम बना के दे रहे हैं, तो उसके हिसाब से उन्होंने पिच किया हुआ है। जो बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है ना, वो टाइप का है उसमें पूरा, पूरे प्रोसेसेस एंड ऑल। अभी दूसरा क्या कह रहे थे आप, वो बताओ। देखो, मैं मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ। जो एनएवी है, एनएवी, ठीक है, एनएवी का फॉर्मूला पहले अपन उसको पोस्टमार्टम करते हैं। नेट एसेट वैल्यू, उसमें क्या है, टोटल एसेट। हाँ, होता है ना। हम्म। और तुम्हें मैं बताता हूँ इसमें जो, उसमें भी मैं तुम्हें एक ये जो एनएवी जो है ना, एनएवी जो है ना, ये पूरी फाइनल अकाउंटिंग है। अभी फाइनल अकाउंट में आता क्या क्या है, 3 चीजें आती है तुम्हारी, मतलब ऐसे 4 चीजें आती है, बट हम यहाँ पे 3 कंसिडर करेंगे। जो ट्रेडिंग अकाउंट है, क्योंकि उससे ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है तुम्हारा। जो पीएनएल है, इससे तुम्हारा नेट प्रॉफिट बनता है। एंड अभी ये नेट प्रॉफिट, ये जो नेट लॉस कहाँ जाता है, फाइनली बैलेंस शीट में जाता है। तो इवेंचुअली मतलब जो तुम्हारा एनएवी है, इन सबका एक क्या बोलते हैं, रूल है जो बता रहा है कि भाई इतनी सारी चीजें आ रही है। जैसे कि हमने एनएवी में बोलते हैं कई बार टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस, ये भी बोलते हैं। तो एक्सपेंसेस कहाँ से आते हैं,
पीएनएल से आते हैं, जो पीएनएल में हमने रिकॉर्ड किए हुए प्रीपेड एक्सपेंस में फीस हो सकता है, जो बहुत सारी चीज़ें हम ड्यूज फ्रॉम ब्रोकर या फिर ड्यूज टू पे टू ब्रोकर, ये भी होता है। ब्रोकरेज पेंडिंग है, अभी अभी तक हमने पे नहीं किया हुआ, या फिर डिपॉजिटरीज के चार्जेस है जो हमने पे नहीं किए हुए, वो चीज़ें भी आती है उसमें। एंड वो चीज़ें भी हमें ऐड कर माइनस करनी होती है, क्योंकि हमें देना तो है ना एक्सपेंडिचर। तो ये भी आता है, बट जो बैलेंस शीट, मुझे लगता है कि जो एनएवी जो होता है मोस्ट ऑफ दी जो बैलेंस शीट बेस ही काम करता है, बट पीएनएल का मैं मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं, बट मैं निकाल दूंगा उसकी इन्फॉर्मेशन। पीएनएल बेस अगर लेते तो क्या फैक्टर वो कंसिडर करते। अच्छा, वो चाहिए तो म्यूचुअल फंड के बैलेंस शीट के चाहिए ना, म्यूचुअल फंड हेज फंड जो भी। ठीक है, एक ही मिनट, एक ही मिनट अपने पास वो है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नहीं ना, नहीं होता ना पैसा। इससे अच्छा कि यही अगर 50-60 लाख का पैकेज बना तो यही पर पड़ेगा फिर। अरे दोनों चीजों को तुम हर मतलब कंपेयर करते बैठोगे तो फिर वो नहीं मिलेगा ना, अगर तुम्हें दो पत्थरों पे पैर रख के कैसा चलेगा, फिर कहीं ना कहीं पे सैक्रिफाइस देना पड़ेगा, यहाँ पैसा कमा वहां उड़ाने जाओ वो भी नहीं परवड़ेगा। वो डॉलर में और यूरो में जाके वही मैं नहीं, रिटर्न आ रहा वैसे हो जाएगा कि मैं नहीं करने वाला हूँ। एक टेम्पलेट में तुम्हें भेज देता हूँ, ये जो है ना केपीएमजी ने बनाया वाला है, ये केपीएमजी है ना, ऑडिटिंग फर्म है, उन्होंने ये प्रिपेयर किया हुआ, ये म्यूचुअल फंड का है। कहाँ पे फंड का नाम, ये देखो, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गाइड टू द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी ये कंटेंट अगर उसको बोलो, ये नहीं मानता है ना, बोलना कि भाई तू भाग यहाँ से पहले। साला कहीं का। ओके, अच्छा ये नहीं, मैंने स्टेटमेंट्स ऑफ अ कॉम्प्रहेंसिव इनकम स्टेटमेंट है। ओके, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फीस ये सब। ओके, बैलेंस्ड कहाँ पे है? समझा नहीं, एनएवी कहाँ कहाँ चेक करेंगे मतलब? पूछना। हम्म। देखो, जब एनएवी तुम्हारा हो जाता है ना, जो कि इन्वेस्टर को रिपोर्ट जाती है, उसके रिपोर्ट में दिखेगा। जितने भी अगर हेज फंड की मैं बात करूं, म्यूचुअल फंड के लिए तो हम ऑलरेडी जो हमारा प्लेटफॉर्म होता है वहां पे हम एनएवी पब्लिश करते हैं, ताकि वो नए बात। नहीं नहीं, वैसे नहीं रहता सिस्टम में, कैसे रहता है ना, एनएवी तुम कैलकुलेट क्यों कब करते हो पता है क्या? तुम्हें अलर्ट आते हैं, अलर्ट मतलब एक नोटिफिकेशन होते हैं रिसीव्ड हुआ, ऐसे वो अलार्म देने लगता है। अलार्म देने लगता है मतलब क्योंकि वो फंड एक्चुअली वो सेटअप है ना अपने सिस्टम में। एंड हमने क्या करके रखा होता है कि भाई अगर कुछ भी उस पर होता है, कुछ भी मतलब कुछ भी एक्टिविटी होती है, भले ही वो कुछ मार्केट में जैसे इंडाइसेस वगैरह चेंज कभी, अभी ये देखो और एक चीज होती है, जैसे कई बार मुझे लोग सवाल पूछते हैं कि कई बार हमें उस फंड में कुछ करना नहीं होता है, फिर भी फंड अलर्ट देने लगता है। फंड का परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए हम कोई ना कोई ऐसे इंडाइसेस डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि S&P 500
के परफॉर्मेंस के अगेंस्ट हम म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस मेजर करने वाले हैं, बीपीएस उसके जो बेसिस पॉइंट ग्रोथ है जो मेजर करने वाले हैं, मतलब कितना डिफरेंस आया। समझो मेरा एनएवी इतना दिख रहा है, या फिर जो एनएवी का टोटल वैल्यू इतना दिख रहा है, जो परफॉर्मेंस कल के डेट से लेकर आज के डेट में, बट जो मेरा इंडाइसेस है वो बहुत गिर गया है, तो तब भी हमें पॉपअप आते हैं। तो उस केस में हमें एक्शन कुछ करना नहीं होता है, जैसे पॉपअप जाके देखते हैं, ताकि वो जस्ट चेंज कितना हुआ है इंडाइसेस में एज कंपेयर टू योर एनएवी वो बता रहा है। ठीक है, तो ये परफॉर्मेंस मेजर होते हैं। तो उस केस में तुम्हें कोई कुछ नहीं होता है, बट जो सिस्टम बनता है, सिस्टम में अलार्म्स और नोटिफिकेशंस आते हैं, जो नोटिफिकेशंस तुम्हें चेक करना होता है। उस नोटिफिकेशंस में मैसेज होते हैं कि जैसे ये कुछ इंटरनल एक्टिविटी है उसकी वजह से हुआ है, या फिर इंडाइसेस में चेंज हुआ है उसकी वजह से है, या फिर ट्रेड ऐड हुआ है, ट्रेड फेल हुआ है, कैंसल्ड हुआ है, डिविडेंड अनाउंस हुआ है, एग्जिट वगैरह और किसी स्टॉक्स का, ये तो पूरे नोटिफिकेशन आते हैं, तो हम उसको वेरीफाई करते हैं। एंड फिर हम, हाँ, नोटिफिकेशन को वेरीफाई करने के बाद उसमें ऐसे नहीं कि भाई तुम्हें एक्शन कुछ नहीं करना है। अगर डिविडेंड है तो उसके ऊपर वो अक्रूड डिविडेंड लेना पड़ता है एग्जिट के बाद, तो वो बीच में आएगा। ट्रेड कोई प्रोसेस हुआ है तो उसका एक्सपोजर ऐड होगा कम होगा, तो वो चीज़ें वो रेक्टिफाई करना है, वेरीफाई करना है, चेक करना है अच्छे से बुक हुआ या नहीं हुआ ब्रोकर के साथ। And फिर उसको वैलिडेट करके क्लोज करना होता है। जैसे क्लोज करना मतलब क्या, कि मैंने पूरी चीज़ें देखी एंड जो एनएवी बन रहा है मेरा ये है, जो नेक्स्ट डे के लिए इन्वेस्टर को दिखेगा। तो वो फिर जितने भी रिपोर्टिंग्स वगैरह होते हैं, जितने भी रिपोर्टिंग्स बोल रहा हूं मैं, वो पूरे एनएवी को कंसिडर करते हैं, क्योंकि वो ऐसा फंक्शन एप्लीकेशन में डिप्लॉय है। हमने पब्लिश कर दिया मतलब उनके रिपोर्ट में जा रहा है वो, जितने भी रिपोर्ट्स है वो। जैसे बैलेंस शीट है, अभी म्यूचुअल फंड का बैलेंस शीट वगैरह है, तो उस पर तो नहीं होता, क्योंकि बैलेंस शीट प्रिपेयर होने के बाद वो तुम्हारा एनएवी कैलकुलेट होता है। मतलब क्योंकि वो बैलेंस शीट, जितनी बैलेंस शीट की एक्टिविटीज है वही तुम्हारा एनएवी, इवेंचुअली वो पूरा प्रिपेयर करो सेटअप, ऑटोमेटिकली तुम्हारा एनएवी मिलेगा। टोटल लाइबिलिटीज कैलकुलेट करो, टोटल एसेट्स कैलकुलेट करो, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करो, कैश फ्लो जितना दिख रहा है वो नेट कैश निकालो, तुम्हारा एनएवी निकल जाएगा। अभी रिपोर्टिंग है क्या, रिपोर्टिंग के लिए सेपरेट एनएवी कहीं देने की जरूरत है नहीं, वो तो दिखता है, जैसे हमने कैलकुलेट कर दिया। तुम्हें सिर्फ प्रिपेयर करना होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनएवी ऑटोमेटिकली निकलेगा। अभी अलग से कोई हमें लगता होगा कि भाई एनएवी, एनएवी का मतलब होता है कि अगर मैं इन्वेस्टर के साथ मतलब डील, वो बेचना चाहता है अपनी यूनिट, ये हेज फंड और पी में ज्यादा होता है, या फिर कुछ खरीदना चाहता है, तो मैं, अगर मेरे पास एनएवी का क्राइटेरिया नहीं है, तो मैं कैसे उसको बेचूंगा, फिर क्या दिखाऊंगा। दिखाने के लिए मैं क्या एनएवी लेके नहीं जाता उसके पास, ये भाई लो मेरा 200 रुपये एनएवी चल रहा है मुझे दे दो, नहीं, ऐसे नहीं होता है डील। डील होता है तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पे होता है। एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज कितने हैं, टोटल आउटस्टैंडिंग यूनिट्स कितने हैं, अगर मैं उसको डिवाइड करता हूँ एसेट के साथ, तो कितना बच रहा है, तो ये इतना बच रहा है, ठीक है, फिर मैं इतना पैसा डालने के लिए इस रेट के हिसाब से रेडी हूँ। तो ऐसे नहीं कि मतलब एनएवी का फॉर्मूला लगा दिया उसने, बना दिया भाई चलो, नहीं, ये म्यूचुअल फंड के लिए क्यों होता है, ताकि रिटेल इन्वेस्टर का इन्फ्लो जो होता है ज्यादा होता है, इनफ्लो आउटफ्लो ये आते रहते हैं, तो इसको हमें कहीं ना कहीं पे अभी वो मतलब जो सिक्योरिटी जैसे ट्रेड होते हैं ना, उसकी वजह से वो लिस्ट करना पड़ता है ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे, जो लोग देखे वहां से प्राइस देके खरीदे। बट ये एट अ हेज फंड लेवल नेगोशिएशन होता है ना वहां पे, तो तुम जाके, तुम्हारे पास 1 करोड़ है, तुम डायरेक्टली जाके इन्वेस्ट करते हो क्या, भाई मेरी फीस बताओ, भाई कि तुम्हारा पहले का परफॉर्मेंस बताओ, बैलेंस शीट दिखाओ मुझे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाओ, रिपोर्ट दिखाओ पूरा, एनएवी दिखाओ कि तुमने लास्ट लास्ट मतलब एक एक साल में कि एनएवी में कितनी ग्रोथ हुई है। नेट एसेट वैल्यू मतलब यही है कि तुमने जो कैपिटल लेके आया था, कैपिटल में अप्रिसिएशन कितना हुआ है, एंड उसको कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि तुम उसको बेच सकोगे, तो बेचने की बहुत दिक्कत आएगी फिर। ठीक है, बाकी कुछ है ही नहीं इतना कि हम जो सोचते हैं वैसा एनएवी नहीं, कोई एनएवी नहीं बेचेगा, इंडिविजुअल एनएवी नहीं बेचेगा कोई भी। पूरी बैलेंस शीट तुम्हें दिखाना है, बैलेंस शीट की जो वैल्यू हो रही है उसको एक पोर्शन में कन्वर्ट करके, क्योंकि वो कह रहा है कि मैं इतनी ही, जब उसको एक यूनिट की प्राइस पता चलेगी तो फिर वो अपनी कैपेसिटी बताएगा ना, तो तब जाके फिर बोलेगा मैं एक करोड़ लगा दूंगा, चलो मुझे लग रहा है कि 1 करोड़ में ले सकता हूँ जितने यूनिट्स तुम्हारे बन रहे। बट यूनिट्स कब बनेंगे, जब फाइनेंशियल रिपोर्ट्स प्रिपेयर है तभी यूनिट्स बनेंगे। then how can you convert that all the assets into the small portion, पॉसिबल ही नहीं है। तो मतलब हमारा टारगेट ये होता है, जब भी सिस्टम जितने भी बने हैं, ऐसे इंडिपेंडेंट सिस्टम ऐसे नहीं बना है कि जहां पर तुम्हें, बट एनएवी इसलिए दिखा देते हैं कि भाई हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह जब प्रिपेयर किया, हाँ, टैली करने के बाद जो हमारी वैल्यू बन रही है, अब ये बन रही है, तो अब देखो तो, अभी अभी मैं एक्टिविटी की बात करता हूँ, जो हम ट्रेड एक्टिविटी करते हैं वो क्या है,
एक्चुअली वी आर प्रिपेयरिंग द ट्रेड बुक। एंड जो अकाउंटिंग तुम्हारी वहीं से स्टार्ट हो रही है, मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने की तरफ जो तुम निकल रहे हो, वो वही हो रही है, क्योंकि वहां तुम्हें क्लोजिंग एंड बैलेंस मिलता है, ओपनिंग एंड बैलेंस मिलता है, ट्रेड रिटर्न्स, जो परचेस रिटर्न्स है, सेल्स रिटर्न्स है, जितने भी एक्सपेंडिचर वो उस टीम्स के रिगार्ड से पूरे वहीं वहीं से मिलते हैं। एंड तब जाके तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। फिर वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आता है, तो फिर जितने उसके बाद के पोस्ट ट्रेडिंग एक्टिविटी के बाद जितने भी एक्सपेंडिचर्स है, देन वी आर रिकॉर्डिंग इन द पीएनएल। एंड वो चीजें हम ट्रांसफर करके बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं, वहां पे दिखा रहे आउटस्टैंडिंग होल्डिंग इतनी है, जो करंट एसेट्स दिख रही है उतनी इतनी है, पूरी दिख रही है। एंड तब बनने के बाद हम उस एसेट्स को कहीं ना कहीं कन्वर्ट कर रहे हैं। बट कन्वर्ट करने की प्रोसीजर भी हमारे पास नहीं है। अब ये म्यूचुअल फंड के लिए क्यों है, द रीजन इज कि वो जो इन्वेस्टर्स हमें पता नहीं होती कि कौन कितने इन्वेस्ट कर रहा है, डायरेक्टली हम इंटैक्ट नहीं कर पाते ना, तो इनडायरेक्टली है ना वो तो, तो, तो इसलिए फिर हम हमें वो कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे वो दिखाना है, इसलिए हम उसको कन्वर्ट कर रहे हो नेट, मतलब एनएवी के फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करके, भाई ये लो। एंड तुम्हें भी करना है तो यही फॉलो करो, नेट एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज। बट वो तो बैलेंस शीट है ना तुम्हारी। तो मतलब हमें हमारा फोकस ये होता है कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनएवी कैलकुलेशन का मतलब ही है टू प्रिपेयर योर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग्स एक्यूरेटली, दैट्स इट। उसमें ट्रेड बुक आया, जर्नल आया, सब लेजर आया, लेजर आया, मेन बुक आया, सब आया, एंड टू एंड अकाउंटिंग आई, रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज टू टिल टू प्रिपेयर योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग योर फंड फ्लो स्टेटमेंट्स, इनकम स्टेटमेंट्स, ये हुआ तुम्हारा। एंड इसके बाद तुम्हें कोई अलग से एनएवी का फॉर्मूला लगा के एनएवी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। वो तो दिख जाती है, किसी को दिखाने के लिए भी वो खुद कैलकुलेट करेगा। ये बिजनेस की वैल्यू बेचने जैसा ही है, अलग कुछ भी नहीं है। अभी अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि मेरा बिजनेस है 20 लाख, 20-40 लाख का वैल्यूएशन बन रहा है, तो तुम क्या पूछोगे, बिजनेस की वैल्यू में 40 लाख किस बेसिस पे बोल रहा हो, तो डॉक्यूमेंट मांगोगे मुझे। तब जाके 40 लाख को अपन कन्वर्ट करेंगे इक्विटी में, मतलब नेट एसेट वैल्यू में। तुम्हारी आवाज ब्रेक हो रही है। बोलो। हम्म। 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 हाँ नहीं, वो चीज होती है, नहीं नहीं नहीं। हम्म। नहीं, वैसी चीज नहीं होती है। ये क्या करते हैं ना, अभी ये हो सकता है कि जैसे अभी इस साल जितने रिटर्न मिल रहे तुम्हें, हेलो आवाज आ रही है मेरी, हेलो।